मुझे पूरे सवाल आपकी याद नहीं रहेंगे, बहुत छोटे से। हाँ, देखिए कि इंटेलेक्चुअल क्राइसिस का मतलब ये है कि देश अपने आजादी के मौके पर हमने अपने देश की शनाख्त बनाई। वो शनाख्त ये थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी शनाख्त थी हमारे प्रियम्बल में। वो प्रियम्बल अंधभक्ति है, रूमर्स है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इसने हमारे देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइसिस पैदा कर दिया है। दूसरी चीज जो देश में जो मसाइल उसमें नए साल के मौके पर ये सोचना चाहिए, वो मोरल क्राइसिस है, जिसको हम अखलाकी बुहरान कहते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स में हो या कैंपस में हो, चाहे वो बाजार में हो या मार्केट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो या पॉलिटिशियंस में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, बड़ा मोरल क्राइसिस है, जिसके नतीजे में देश भर में हम कितना ही अच्छा भारत के लोगों के लिए प्रोग्राम बना ले, स्ट्रेटेजी बना ले, प्लान बना ले, लेकिन वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान जो मोरल क्राइसिस की वजह से देश को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही। तीसरा, इस नए साल के मौके पर हम शुभकामनाएं देते हुए ये बात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। तीसरा जो क्राइसिस है या जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक है। इस मौके पर यह सोचना चाहिए कि देश में 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है। देश के 10% लोगों के पास देश की 66% दौलत है, और देश के 50% लोगों के पास सिर्फ 6% दौलत है। तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डायमेंशन है इस पर सोचना चाहिए। तो ये जितने जो मसाइल हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नीचे चले गए, और रीजनलिज्म, रेसिज्म, सीडो नेशनलिज्म, ये चीजें उभर गई, जिसका चीजें हम देख रहे हैं। तो इन दिनों जो मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ या दलितों पे हुआ, आदिवासियों पे हुआ, लेकिन इस साल के खत्म पे 2025 में दिसंबर के आखिरी महीने में जो क्रिश्चियन भाइयों के साथ जुल्म हुआ, उनको प्रेयर करने की आजादी नहीं मिली, उनके ब्रेल के इश्यूज को डिस्टर्ब कर दिया गया, उनके वो सांता जो पहनते वो पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया, उसको रोक दिया गया। तो इससे पहले तो मुसलमानों के साथ ये सिलसिला चल रहा है, अभी जारी है। जो कश्मीरी लड़के यहाँ आके मार्केट करते हैं, उनका आना उनके लिए मसला बन गया। हम चाहते हैं कि कश्मीर को हमारे साथ करें, कश्मीर के अवाम को हमारे साथ करें, लेकिन अगर कश्मीर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, कश्मीर के लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो हम कश्मीरियों को हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो इस नए साल के मौके पर अब जो सर्दी का मसला भी आ गया, जो हमारे आज के प्रेस नोट में है, जमात इस्लामी हिंद खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में सर्दी के इस मसले से निपटने के लिए जमात अपनी तरफ से भी, अपने अलाइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जितना मुमकिन है ब्लैंकेट्स की तकसीम का काम करती है, और हम उनके साथ उनके उस दुख में, दर्द में शरीक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जमात इस्लामी एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में और भी एनजीओ काम करती हैं, लेकिन इन लोगों को जो लेबर हैं, जो होमलेस हैं, जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इन सब के लिए, और जो मेकशिफ्ट चीजों में रहते हैं, उन सब के लिए सर्दी, एक सख्त सर्दी, जानलेवा सर्दी एक बड़ा मसला है। तो हम देश की जनता से भी ये चाहते हैं, देश के दूसरे लोगों से भी चाहते हैं कि सर्दी के इस जानलेवा मौसम में उनकी मदद के लिए हम आगे आए, ताकि हम इंसानों के अंदर रहम, हमदर्दी और बिला लिहाज मजहब मिल्लत
जमात का ये भी जो प्रोजेक्ट है ब्लैंकेट की डिस्ट्रीब्यूशन का, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानी हमदर्दी का इजहार है। हम हुकूमत से भी चाहते हैं कि वो इस मामले को ले और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये 3 बातें थी कि देश में जो कुछ इश्यूज हैं उसकी असल सबब इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, मॉरल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो आने वाले साल को 2026 को हमको ईयर ऑफ जस्टिस, पीस, यूनिटी एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इस हैसियत से हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ये जमात का अपने बारे में यकीन है कि वो कोशिश करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की जनता हमारे साथ हो, हम सब मिलकर कोशिश करें कि आने वाले 2026 को हम सबके लिए एक मोहब्बत का, तरक्की का, अमन का, इंसाफ का साल बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरे सवाल आपकी याद नहीं रहेंगे, बहुत छोटे से। हाँ, देखिए कि इंटेलेक्चुअल क्राइसिस का मतलब ये है कि देश अपने आज़ादी के मौके पर हमने अपने देश की शनाख्त बनाई। वो शनाख्त ये थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी शनाख्त थी हमारे प्रियम्बल में, वो प्रियम्बल लिबर्टी का, फ्रीडम का, जस्टिस का, फ्रैटर्निटी, ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ये आ गया है कि हम कंफ्यूज हो गए, या लोगों ने कंफ्यूज किया है। अब देश में ये जो नेशनलिज्म आ गया है, या जो अब अल्ट्रा, इसको नेशनलिज्म कहें या सीडो नेशनलिज्म कहें, इसमें ये बात आ गई है कि यहाँ अब एंजल चेकमा जो त्रिपुरा का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसका यहाँ पर उत्तराखंड में उसको उसके साथ लिंचिंग हो जाती है। क्यों? रेसिज्म, मतलब इक्वालिटी नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस के साथ, हम देख रहे हैं कश्मीरियों के साथ, हम देख रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, तो ये इसलिए हुआ कि ये जो नेशनलिज्म में ये बात जो आ गई कि नेशनलिज्म का मतलब जैसे कि लोग समझ रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है और दूसरों का नहीं है। ये जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गई है कि ये देश किसका है, ये देश में रहने वाले सब लोगों का है या देश में रहने वाले किसी खास लोगों का है। तो ये इसको हल करना है, पॉलिटिशियंस हल करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स हल करेंगे, लीडर्स हल करेंगे, आवाम हल करेगी। और हम समझते हैं कि आज ही आकर लोगों को वो मसला हम हल करने में कामयाब होंगे। लेकिन फिल वक्त हम एक अपनी शनाख्त के बहरान से गुजर रहे हैं, देश शनाख्त की बहरान से गुजर रहा है। दूसरा क्या, उमर खालिद। वो देखिए कि वो चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में जो भी हुकूक इंसानी की बात होती है, अब हम हमारे देश में भी कुछ चीजें देख रहे हैं। अगर हम गज्जा में वहां पे इंसानों पे जुल्म हुआ, तो हम देश हिंदुस्तान में गज्जा के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए हैं। तो किसी दूसरे मुल्क में कौन हुकूमत करे, कौन हुकूमत ना करे, वहां की पॉलिटिक्स कैसी हो, पॉलिटिक्स कैसी ना हो, ये अलग मसला है। लेकिन आज दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई जुल्म होता है तो दूसरे मुल्क के लोग इंसानी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे आवाज उठाते हैं, और हमको आवाज उठाना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर वहां हमारे हिंदू भाई की लिंचिंग की गई, हम यहाँ से आवाज उठाते हैं, उठाने का हक है। हम बांग्लादेश में कौन गवर्नमेंट करे, हमको इससे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू भाई पे लिंचिंग होती है तो हम उठाएंगे। उसी तरीके से अगर भारत में किसी की लिंचिंग होती है तो दुनिया भर के लोग आवाज उठाते हैं। तो मसला ये हुकूमत में मदाखलत का नहीं है, सब इंसान है, इंसानों के साथ जुल्म होता है तो हर मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के इंसानों के लिए आवाज उठाते हैं। अगर हम भी किसी दूसरे दुनिया के किसी मुल्क में इंसानों ह्यूमन राइट्स वायलेट हो तो हम ही आवाज उठाएंगे, हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो तो दुनिया के लोग आवाज उठाएंगे। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि इसमें कोई एक आदमी मदाखलत कर रहा है, दो मदाखलत कर रहा है। यहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कौन गवर्न करे ये बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई खास बात नहीं है वो कि कोई ममदानी कुछ कहता है या फला कुछ कहता है। हमको गज्जा के लोगों पे कहने का हक है, हमको बांग्लादेश के लोगों पे कहने का हक है। तो हमारे मुल्क के मसाइल पे भी दुनिया के लोग बात करें। एक सवाल मलिक साहब,
शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, उसमें से बांग्लादेशी जो खिलाड़ी है उनको हटाने के लिए बीसीसीआई ने कहा है, क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, ये क्रिकेट हो या दुनिया के स्पोर्ट्स हो, ये दुनिया के इंसानों को जोड़ने और मुल्कों को जोड़ने के लिए है। स्पोर्ट्स और लिटरेचर ये दुनिया में तोड़ने के लिए नहीं। तो इसलिए हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई की लिंचिंग हुई है, हम उसके खिलाफ है, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स और गेम्स में हमको क्या करना चाहिए? हमारा ख्याल ये है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में ये चीजें दाखिल नहीं करना चाहिए। कम से कम लिटरेचर की और गेम्स की दुनिया को हमारे जो शॉर्ट क्या कहते हैं उसको कि नेशनल और क्या इस छोटे इश्यूज को लाकर उसको खराब नहीं करना चाहिए। वो तो पॉलिटिक्स है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स फ्री बनाना चाहिए। सर एक सवाल देखिए, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा जेस्चर दिया है बांग्लादेश की हुकूमत को। वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ हुई और उस पर यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाकर उनके एम्बेसी में कंडोलेंस किया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे। तो ये एक अच्छी चीज़ है पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाना और पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हों, और अगर कहीं कोई चीज़ गलत होती है तो उसको तवज्जो दिलाना। जमात इस्लामी हिंद का बयान आपने पढ़ा होगा, वहाँ जो सिचुएशन पैदा हुई कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करे। तो बांग्लादेश की में जो लोग भी अभी पावर में हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड एनफोर्स करें और वहाँ सबकी हिफाजत करना, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना और माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का ये कदम जो है अच्छे रिश्तों को सुधारने की तरफ हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा, मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहा है कि हम संविधान से ऊपर शरीयत को रखते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उनसे पूछिए। देखिए, जब भी अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप नफरत का रास्ता अपनाएंगे और आप एक्सट्रीम तरीके अख्तियार करेंगे तो सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स पनपेंगे और पनप रहे हैं, और वो जब इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो जिस मकसद के लिए बनाए गए थे वो उनके काबू में भी नहीं रहेंगे। और आगे जाकर हम तो सरकार को, मौजूदा सरकार को कहना चाहते हैं कि यही ग्रुप जो है आगे चलकर आपको चैलेंज करेंगे एक दिन। तो इसलिए अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए नफरतों को उभारना और ऐसे ग्रुप्स को आगे बढ़ाना या उनको बचाना या उनको पैटर्नाइज करना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ये अफसोस की बात है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो है ऐसे एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर लोग जा रहे हैं और ये कहीं रेसिज्म के नाम पे हो रहा है और हमारे यहाँ इसको मजहब का नाम लेकर यहाँ करने की कोशिश हो रही है। मगर अब दुनिया इतनी छोटी है और एक छोटी सी जगह पर होने वाली चीज़ भी पूरी दुनिया में उसका वो फैल जाती है। इसलिए अब आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते और पूरी दुनिया में लोग रिएक्ट करेंगे। रिपोर्टें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, चाहे यूएस में या दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्ट्स आती हैं रिलीजियस फ्रीडम की हों या प्रेस फ्रीडम की हों, उससे कौन किसको रोक सकता है। अब हम चाहे रिपोर्ट्स को कितना ही नकार दें, लेकिन हमको ईमानदारी से गौर करना पड़ेगा। रिपोर्ट नकारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हालात को सुधारना जरूरी है कि आखिर ऐसी रिपोर्टें आ क्यों रही हैं। इसलिए चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, मॉब लिंचिंग और वायलेंस हो, या रेसिज्म या रीजनलिज्म के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है ये आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर इसको नहीं रोका गया। उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ और कुछ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो हौसला और हिम्मत इन क्रिमिनल एलिमेंट्स में नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो फोर्स है उसको रोकने की ज़रूरत है। ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करने से या हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज करके और कुछ लोगों पर करने से मुझे लगता है मसला हल नहीं होगा।
आप इस तरह के लोगों को छूट देकर के लोग खुलेआम हथियार बांट रहे हो, नफरत फैला रहे हो, और फिर भी आप जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, मगर वो कार्रवाई इतनी मामूली है, कार्रवाई गुर्गों पे हुई है, जो मुख्य आरोपी है उस पर नहीं हुई है अभी। जी जी। तो ये बहुत खतरनाक बात है, इसको रोका जाना चाहिए, और इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है कि अगर ये रास्ता खुल गया और लोग इस तरह से अपनी मर्जी से ये सब करने लगे तो हुकूमत का क्या काम है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का क्या काम है। तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये जितने गैर कानूनी है ये तमाम चीजें, हथियारों का डिस्प्ले करना, उनको बांटना, नफरत फैलाना, जाहिर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। नहीं भाई, एक मिनट, ये इस पर बात हो रही है, उसके बाद आप सवाल कीजिए कि जो गाजियाबाद में तलवार या और हथियार लोगों में तकसीम किए गए, इस पर तो पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में लखनऊ में कुछ मुसलमानों ने लोगों के दरमियान में फूल और पेन भी तकसीम किए हैं। नहीं, वो तो एमआईएम के कार्यकर्ता थे। किसी ने भी किया हो, मुसलमानों ने किया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं योगी गवर्नमेंट वो फूल और पेन का तकसीम करने वालों पे एफआईआर बुक कर देगी, ये डर है। मेरा सवाल ये है कि बजट आने वाला है नेक्स्ट मंथ कर रही है, और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम हर साल हुकूमत को बजट पर सजेशंस भेजते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अलग से बयान भी आएगा, रिलीज भी आएगा, तो वो तफसीलात आप तक पहुंचेंगी जल्दी। उस पर काम हो रहा है, इसको हमने उसकी अहमियत के पेश नज़र उसको आज हमने होल्ड किया है।